संसाधन एवं विकास। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 3, खनिज और शक्ति संसाधन, पृष्ठ 22 से पृष्ठ 37 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ खनिज और शक्ति संसाधन। पृष्ठ संख्या 22। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 3.1 दिया गया है, जिसमें कोयले की खदान में ट्रक का भारण दिखाया गया है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज हैं? पृष्ठ संख्या 23। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.2 दिया गया है, जिसमें खनिजों का वर्गीकरण दिखाया गया है। जैसे खनिजों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, धात्विक तथा अधात्विक। धात्विक को भी फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लौह और अलौह। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.3 दिया गया है, जिसमें खनिजों का निष्कर्षण दिखाया गया है। खनिजों का निष्कर्षण 3 प्रकार से किया जा सकता है, खनन, प्रवेधन, आखनन। खनन भी फिर 2 प्रकार से किया जा सकता है, विवृत खनन और कूपकी खनन। क्या आप जानते हैं, शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संघटन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिसे कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 3.4 दिया गया है, जिसमें अपतट तेल का प्रवेधन दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 24। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं, जैसा कि चित्र 3.4 में दर्शाया गया है।
सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं, आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकिल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट और प्लैटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 3.5 दिया गया है, जिसमें विश्व के मानचित्र में लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण दर्शाया गया है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि भारत में लोहा, तांबा और बॉक्साइट तीनों ही पाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 25। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकिल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित कीजिए। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.6 दिया गया है, जिसमें विश्व के मानचित्र पर खनिज तेल और कोयले का वितरण दिखाया गया है। हम मानचित्र में देख सकते हैं कि भारत में भी कोयला और खनिज तेल पाया जाता है। पृष्ठ संख्या 26। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टॉस और हीरे के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगाडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले
और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। आओ कुछ करके सीखें। किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाइए। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। पृष्ठ संख्या 27। खनिजों का संरक्षण। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें लिखा गया है, सोचें और करें। इसमें दिखाया गया है कि खनिजों का हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं या फिर कम प्रयोग भी कर सकते हैं, अथवा हम उनका पुनर्चक्रण करके पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्ति संसाधन। सनी की मां अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए मां पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। मां उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों अर्थात गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.7 दिया गया है जिसमें विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड का चित्र दिखाया गया है। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पृष्ठ संख्या 28। इस पृष्ठ पर चित्र 3.8 दिया गया है जिसमें ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को दिखाया गया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में खनिज तेल लिया जा सकता है और इसके लाभ हैं आसानी से परिवहनीय अर्थात टैंकर में ले जाया जा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। साथ ही खनिज तेल की हानियां हैं तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। इसी प्रकार ऊर्जा का एक और स्रोत है प्राकृतिक गैस। इसके लाभ हैं आसानी से परिवहनीय, पाइपलाइन के द्वारा, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता। इसी प्रकार ईंधन ऊर्जा का एक और परंपरागत स्रोत है। इसके लाभ हैं कि ये सुप्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, और इसकी हानियां हैं संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है तथा इसकी वजह से निर्वनीकरण हो सकता है। ऊर्जा का एक और परंपरागत स्रोत है कोयला। इसके लाभ हैं विस्तृत रूप से उपलब्ध, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, तथा इसकी हानियां हैं प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी। ऊर्जा का एक और परंपरागत स्रोत जल विद्युत है। इसके लाभ हैं कि यह प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, सस्ता है। हानियां हैं स्थानीय समुदाय का विस्थापन करता है। इससे स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो सकता है, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो सकता है
तथा स्थापित करने में खर्चीला होता है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.9 दिया गया है, जिसमें उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती हुई महिला का चित्र दिखाया गया है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.10 दिया गया है, जिसमें तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 29। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में हैं। पेट्रोलियम पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। शब्द उत्पत्ति पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ शैल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ शैल तेल है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.11 दिया गया है, जिसमें अपरिष्कृत पेट्रोलियम का चित्र दिखाया गया है। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। क्या आप जानते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। पृष्ठ संख्या 30। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 3.12 दिया गया है, जिसमें सलल जल विद्युत परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसका चित्र दिखाया गया है।
क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था? इस पृष्ठ पर चित्र 3.13 दिखाया गया है, जिसमें जल विद्युत उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार किया जाता है उसे एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है? सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। पृष्ठ संख्या 31। इस पृष्ठ पर चित्र 3.14 दिया गया है, जिसमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को दिखाया गया है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में पवन ऊर्जा आती है। इसके लाभ हैं प्रदूषण मुक्त, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ। इसकी हानियां हैं ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक। एक और गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। लाभ है असमाप्य, प्रदूषण मुक्त। हानियां हैं खर्चीला, स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बादी। ज्वारीय ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। लाभ है प्रदूषण मुक्त, असमाप्य। और हानियां हैं वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिन। परमाणु ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। इसके लाभ हैं बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। हानियां हैं रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना, खर्चीला। बायोगैस भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। लाभ है कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। हानियां हैं हरित गृह प्रभाव का कारण। भूतापीय ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। लाभ हैं स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध। हानि है शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.15 दिया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल दर्शाए गए हैं। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित हैं। पृष्ठ संख्या 32। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाडट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 3.16 दिया गया है, जिसमें आणविक ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम का चित्र दिखाया गया है। क्रियाकलाप। सौर कुकर। कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्यूमीनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और उसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें।
अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और यह बाहर नहीं निकल पाती हैं। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.17 दिया गया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा का किस प्रकार निर्माण होता है उसको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पृष्ठ संख्या 33। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 3.18 दिया गया है, जिसमें क मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा का चित्र दिखाया गया है। ख भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाने का चित्र भी दिखाया गया है। इसी प्रकार इसी पृष्ठ पर चित्र 3.19 भी दिया गया है, जिसमें भूतापीय ऊर्जा से किस प्रकार विद्युत निर्माण किया जाता है उसको चित्र की सहायता से दिखाया गया है। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। इस पृष्ठ पर ज्वार भाटे के उपयोग से किस प्रकार विद्युत उत्पन्न की जाती है उसको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 34। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। इस पृष्ठ पर चित्र 3.21 दिया गया है, जिसमें बायोगैस निर्माण किस प्रकार किया जाता है उसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। अभ्यास। प्रश्न 1। आगे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। दूसरा, अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तीसरा, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। चौथा, आगे दिए गए बिंदुओं के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? क. ग्रामीण क्षेत्रों, ख. तटीय क्षेत्रों, ग. शुष्क प्रदेशों। पांचवा, 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला, आगे दिए गए बिंदुओं में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? क. वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ख. उनका एक निश्चित रासायनिक संघटन होता है। ग. वे असमाप्य होते हैं। घ. उनका वितरण असमान होता है। पृष्ठ संख्या 35। दूसरा, आगे दिए गए बिंदुओं में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? क. बोलीविया, ख. चिली, ग. घाना, घ. जिम्बाब्वे। तीसरा, आगे दी गई प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? क. पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना। ख. प्रेशर कुकर में खाना पकाना। ग. पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना। घ. खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। प्रश्न 3, कारण बताइए। पहला, बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व
पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। दूसरा, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। तीसरा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। चौथा, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। प्रश्न 4, आगे दिए गए बिंदुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। दूसरा, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। तीसरा, लौह और अलौह खनिज। चौथा, धात्विक और अधात्विक खनिज। प्रश्न 5, क्रियाकलाप। पहला, हमारे जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधनों को प्रदर्शित करने के लिए पुरानी पत्रिकाओं से चित्रों का प्रयोग करें और उन्हें अपने सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण की युक्तियां जिन्हें आप अपने विद्यालय में अपनाएंगे पर प्रकाश डालते हुए एक चार्ट बनाइए। तीसरा, सलमा की कक्षा ने विद्युत उपभोग सर्वेक्षण के द्वारा अपने विद्यालय का ऊर्जा लेखा परीक्षण करने के लिए एक कार्य अभियान चलाया। उन्होंने विद्यालय के छात्रों के लिए सर्वेक्षण पत्रक तैयार किए। पृष्ठ संख्या 36, विद्युत लेखा। यहां पर बहुत सारे स्तंभ और पंक्तियां दी गई हैं। पहले स्तंभ में सबसे ऊपर क्रम संख्या दी गई है। उसके पश्चात दूसरे स्तंभ में उपकरण यदि है लिखा गया है। उसके पश्चात तीसरे स्तंभ में मात्रा प्रयुक्त हो रही संख्या लिखा गया है। इसी प्रकार अगले स्तंभ में उपयोग समय कार्य घंटों की अनुमानित संख्या लिखा गया है। उसके बाद अगले स्तंभ में मात्रा वास्तविक आवश्यक संख्या लिखा गया है तथा